नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद खास पेशकश अपना हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। साल 2024 में अभी वक्त है और हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हाल फिलहाल की बात करें तो अनेकों ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने दम पर इलाके में विकास की नई गाथा इबारत लिख डाली है। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी है। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है और आज वो ऐसे मुकाम पर हैं जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इन्होंने अपने इलाके के लिए अनेकों कदम उठाए हैं और इलाके की सूरत हाल जो है बदलने का काम किया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के पटौदी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने अपनी आजीविका साइकिल के टायर में पंचर लगाने की दुकान से शुरू की थी। टायर का पंचर लगाने से लेकर उनका विधायक बनने तक का सफर संघर्षों भरा रहा है। पटौदी के गांव लोकरा निवासी सत्य प्रकाश जरावता का संघर्ष रंग लाया और उन्होंने गुरुग्राम ग्रामीण बैंक में क्लर्क के पद पर सबसे पहले नौकरी की। बाद में वो बैंक में अधिकारी भी बने और यहीं से उन्होंने वर्ग विशेष के लिए राजनीति प्रारंभ की। विधानसभा का चुनाव लड़ना उनका सपना था। देखिए, पटौदी विधानसभा की अगर हम बात करें तो पटौदी विधानसभा के सबसे लोकप्रिय और सबसे कम करवाने विधायक के रूप में अगर विख्यात हुए तो वो सत्यप्रकाश जरावता जी हुए हैं। उसका एक कारण रहा है कि पहले भी ये जनप्रतिनिधि के रूप में ब्लॉक समिति पटौदी के चेयरमैन रह चुके हैं। उससे पूर्व बैंक में एक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं और प्रोफेसर एक वकील भी ये रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब चुनकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचता है तो उसका सीधा सीधा फायदा विधानसभा के चाहे गांव हो या शहर हो सब लोगों को मिलता है। जनता की ये आवाज विधायक के हक में गवाही दे रही है। विधायक सत्य प्रकाश जरावता का राजनीतिक सफर भी आपको दिखाएंगे। एक छोटे से काम से लेकर बैंक अधिकारी बनने तक का ये सफर उनकी मजबूत कार्यशैली को दर्शा रहा है। आज उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके काम को सराह रही है। मैं पहले तो बता दूं कि अब तक क्योंकि मैं बचपन से ही पटौदी में पढ़ा बला हूं और वहाँ सारा बचपन निकला है और आज गुड़गांवा पटौदी को हमने ज्वाइंट एक साथ उभरते हुए देखा है। तो आज तक के इतिहास में ऐसे विधायक कोई भी नहीं हुए जो दिल से मन से लग के काम करते हैं। इन विधायक की हमारा जो विधायक हैं सत्य प्रकाश जी, इनकी बड़ी खासियत है कि मन से काम करते हैं, इलाके के लिए काम करते हैं और अपने इलाके की आवाज़ विधानसभा में हर बार सुनते हैं कि कोई ना कोई समस्या को लेकर वो विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाते हैं। इवन चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों या किसी मंत्री का विभाग हो, वहाँ अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हैं। चलिए पटौदी से पहली बार बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए विधायक सत्य प्रकाश जरावता का राजनीतिक सफर भी आपको बताते हैं। सत्य प्रकाश जरावता का राजनीतिक सफर अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के पदाधिकारी रहे। समय समय पर कर्मचारियों के हित में आवाज बुलंद करते रहे। 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया। 2009 में उन्हें मौका नहीं मिला। पंचायत चुनावों में जरावता निर्विरोध पंचायत समिति के सदस्य चुने गए। उसके बाद जरावता पंचायत समिति के चेयरमैन भी चुने गए। साल 2015 में सत्य प्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। टिकट नहीं मिला लेकिन बीजेपी ने जरावता को अपना प्रदेश सह प्रवक्ता बनाया। सत्य प्रकाश जरावता ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें पटौदी विधानसभा से मौका दिया। इस चुनाव में जरावता ने शानदार जीत हासिल की। कभी अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने वाले पटौदी से बीजेपी विधायक सत्य प्रकाश जरावता अपने क्षेत्र की जनता के विश्वसनीय विधायक के तौर पर उभरे हैं। जनता के बीच मौजूदगी और क्षेत्र के प्रति विकास कार्यों की सक्रियता ने विधायक सत्य प्रकाश जरावता के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाया है। चलिए आपको विधायक साहब का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि इस सरकार के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया है।
सत्यप्रकाश जरावता ने 12 स्कूलों को अपग्रेड करवाया है। पटौदी नगर पालिका को नगर परिषद बनवाया। मानेसर को नगर निगम बनवाया। 33 गांव के 4 ढाणियों में मीठे पानी की व्यवस्था करवाई। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी भी बनवाई। मानेसर में महिला कॉलेज की सौगात दी। छोटी सड़कों को शहरों से जोड़ने का काम भी करवाया। पटौदी जयपुर 4 लेन सुपर एक्सप्रेसवे 8 महीने में मिल जाएगा। चलिए अब लाइव हमारे साथ सीधा विधायक साहब जुड़ गए हैं, सत्य प्रकाश जरावता जी पटौदी से। सर बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पे, तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शहनाज भाई जरावता जी, और आपकी पूरी चैनल का कि आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया। जी जरावता जी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये पाया कि आपकी जो राह है वो इतनी आसान नहीं रही। अपनी आजीविका की शुरुआत एक दुकान से आपने शुरू करी और बैंक अधिकारी के तौर पर आपने जिम्मेदारी संभाली और वहां पर जो है कर्मचारियों की बात करते हैं, उनकी आवाज को बुलंद आपने किया। फिर साल 2009 आता है, राव इंद्रजीत के साथ आप मशवरा करते हैं, टिकट को लेकर अनबन होती है, लेकिन आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। आप यहां पर नहीं रुकते हैं, लेकिन खामियाजा उसका होता है कि आपको हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप यहां भी नहीं रुकते। 2014 में आप आते हैं। 2014 में हाथ का साथ छोड़कर आप कमल थाम लेते हैं और उसके बाद जो है सीएम के एक चर्चा कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है। सह प्रवक्ता के तौर पर आपको नियुक्ति होती है और आप उसमें भी अपना काम जो है बखूबी निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर असमंजस ये भी आ जाती है, कहते कि भाई जब भी आज तक कोई जाएगा तो कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा और पंख काटने के लिए आपके जो है विधायक विमला चौधरी जो है उन्होंने कोशिश भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की सीएम के विरुद्ध, लेकिन वहां पर उनका खामियाजा ये हुआ कि उनको टिकट नहीं मिली। लेकिन जिम्मेदारी आपको मिलती है। एक और रोड़ा यहां पर आता है कि अगर बात करें पहाड़ी की, वो आपके सामने खड़े जाते हैं, निर्दलीय चुनाव के तौर पर वो खड़े होते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ता है। 44.2% आपको वोट मिलता है। 36,000 वोटों की जो है जीत के साथ आप अपनी जीत दर्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं कितना संघर्ष भरा आपका सफर रहा है विधायक के तौर पर और कैसे आपने इन चुनौतियों को पार किया? देखिए, जिस समाज में और मैं पैदा हुआ हूँ उस समाज का हर बच्चा पैदा होते ही संघर्ष करता है। तो हमारे लिए ये एक रूटीन का काम था, क्योंकि हमारे पूर्वज या हमारे साथी या परिवार के रिश्तेदार सभी लोग, समाज के लोग आज भी उतना ही संघर्ष खेत में, गांव में मजदूरी करके कर रहे हैं, शिक्षा में कर रहे हैं। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष नहीं, ये कहे कि हमारी दिनचर्या है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि युवा जो होते हैं वो भटक जाते हैं। ये प्रेरणा आपको कहां से मिलती है और क्या उन युवक के लिए आप मैसेज देंगे? ये देखिए, इसमें अगर मैं कहूं तो 1992 में मेरे फादर स्वर्गीय श्री राम कुमार जी एक्सपायर हो गए थे और वो जन्म से कबीर साहब का ज्ञान मुझे मिला और उसमें एक ही मुझे संदेश दिया मेरे पिताजी ने कि आप चलते रहें, मेहनत करते रहें, ईमानदारी और अपने स्वाभिमान के साथ आप आगे बढ़ते रहें, एक न एक दिन सफलता कदम जरूर चूमेगी। ठीक है। और जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया, क्षेत्र की जनता ने, 36 बिरादरी ने मुझे प्यार दिया और मुझे हरियाणा की विधानसभा में एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर भेजा। ठीक है। 2019 में आप विधायक बने, जितने वादे किए उसमें से कितने वादे अभी तक आप पूरे कर पाए हैं और कितने अभी बाकी हैं, और पटौदी में कितना विकास हुआ है और आगे का पटौदी का विकास का एक्शन प्लान क्या आपका? जब मैं चुनाव में गया तो मैंने एक ही बात, जब मैं स्पीच देता था तो लोगों ने कहा कि भाई आपको वोट कोई क्यों दे। तो मैंने कहा कि मैं नई घोषणा, नया वायदा आपसे नहीं करूंगा। जो मेरे से पूर्व जितने भी विधायक रहे और उन्होंने कोई भी वादा किया वो पूरा नहीं हुआ है, उनको धरातल पर लाने का काम करूंगा, उन वायदों को पूरा करूंगा। मेरा पहला वायदा ये था क्षेत्र की जनता से। दूसरा ये था
कि मैं किसी को नौकरी नहीं लगा सकता, किसी को बदली नहीं कराऊंगा, और गांव के लालडोरे के अंदर आपसी झगड़े में मैं नहीं पड़ूंगा। ये मैंने उनको लोगों को कहा। ठीक। तो और लोगों ने पूछा कि भाई फिर हम आपको वोट क्यों दें? तब मैंने कहा कि मुझे जो दिक्कत है, मुझे जो परेशानी है, जो मेरे चिंता का कारण है कि हम दिल्ली एनसीआर के पार्ट है पटौदी, और गुरुग्राम पूरा डेवलप हो गया है, फरूखनगर भी रिलायंस सिटी के कारण आगे बढ़ रहा है, सोहना भी मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन पटौदी कहीं न कहीं बहुत पिछड़ रही थी हर मामले में। तो मैंने क्षेत्र की जनता से वायदा किया था कि आमूलचूल परिवर्तन, पटौदी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भविष्य की पटौदी एक नया विकसित शहर हो, जिसमें रोजगार और शिक्षा के अपार साधन हो, रहने और व्यापार करने का पूरी सिस्टम हो, हर गांव में डार्क जोन है, पीने का पानी नहर आधारित की व्यवस्था हो। ये काम लेकर मैं आगे बढ़ा था। जी सर। और अगला सवाल मेरा ये है, कांग्रेस की खेमेबाजी का जिक्र जो है प्रदेश में होता रहता है, प्रदेश के मुद्दों की हम बात करेंगे, एक एक करके हम तमाम चीजों की बात करेंगे। सवाल यह है कि आपने हाथ का दामन जो है थामा था, क्या वजह रही? खेमेबाजी उसकी मुख्य वजह रही जो आपने हाथ का साथ छोड़ा और कमल को थामा? देखिए 2009 में मैं बैंक में था जी, और उस समय हमारे नेता थे राव इंद्रजीत सिंह जी। नेता आज भी हमारे नेता है, वो पार्टी के लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी। उस समय वो कांग्रेस के नेता होते थे। तो उनसे 2009 में हमारी पारिवारिक वजह से, किस चुनाव की वजह से कोई 19-20 बात हो गई, जिस कारण मैंने उसी समय कांग्रेस से अलग हो गया था। मैं मात्र 15-20 दिन के लिए कांग्रेस में रहा। उसके बाद मैं आजाद रहा और मैं आजाद ही चेयरमैन बना। जब मैं चेयरमैन बना 2010 में भी, उस समय भी मैं अपने आजाद था। और 2013 के अंदर हमारा हज का बीजेपी का गठबंधन था, उस समय मैं आ गया था। हमारे उस समय दलित राजनीति करता था उदित राज जी थे, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी में 2014 फरवरी में गए। उनके साथ मैं भी भारतीय जनता पार्टी में गया था और वो एमपी रहे। वो बाद में अलग हो गए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार में मैं बस गया और रम गया, मैं यही रह गया था। ठीक है। आप जब विधायक बने तो कई लोग नाराज भी थे, और खासतौर पर पहाड़ी की बात करें, बिमला की बात करें, पहाड़ी ने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा, तो कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो वोट है वो दो उम्मीदवारों में बढ़ जाएंगे। सर, कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसने आपको 44.2% वोट दिलाया और भारी मतों से आपने जीत भी दर्ज करी? देखिए, माननीय मनोहर लाल जी का जो विश्वास, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन, इन सब के कारण क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना प्यार दिया। और जहां तक विरोध है, उस समय जब से मुझे टिकट मिली, वो विरोध उस समय भी चल रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया और 10-5% अभी भी विरोध कर रहे हैं मेरा। और राजनीति में जब तक आपका विरोध ना हो, प्रदर्शन ना हो आपके खिलाफ, तब तक आप क्रियाशील नहीं रहते। आप बैंक अधिकारी भी रहे, एडवोकेट भी रहे, और जनप्रतिनिधि के तौर पर कितना बेनिफिट इसका होता है? निश्चित तौर पे ये मेरा सौभाग्य है कि 1988 से अब तक पब्लिक डीलिंग, जनता से संवाद का मुझे लगातार एक लंबा अनुभव रहा। बैंक में भी प्रतिदिन 400 से 500 लोगों के लगभग लोगों से मुलाकात होती थी। ब्लॉक चेयरमैन रहे, कोर्ट में रहे, और आज विधायक के तौर पे भी बड़ा संवाद होता है और इसका फायदा हमें मिलता है। जनता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। ठीक है सर। पटौदी विधानसभा की अगर खासतौर पर बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, औद्योगिक क्षेत्र भी यहां पर आता है और शहरी क्षेत्र भी आता है, उस हिसाब से कितना डेवलपमेंट अभी हुआ है और कितना बाकी है, और क्या क्या चुनौती आप यहां पर देखते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी मांग होती है सर? देखिए, मैं अगर 2 शब्दों में कहूं कि किसी का भी कार्यकाल 5 साल का ले लीजिए, और मेरा अभी 4 साल हुए हैं, और इस 4 साल में अगर कोरोना का हम कम कर दे तो 2 साल, लेकिन अब पूरा 4 भी माने
पूरे 4 साल में मैंने जितना काम किया है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पटौदी विधानसभा में, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत गांव में स्कूलों में कमरे की व्यवस्था हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड और दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते हो, चाहे सड़कों की रिपेयर हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जितना काम किया है वो किसी के भी कार्य से अगर 21-22 की बजाय अगर दुगना ना हो तो मैं मान सकता हूं। और अगर विधानसभा में प्रश्न रखने का सवाल हो, विधानसभा में बोलने का सवाल हो, वहां पर वक्तव्य देने का सवाल हो, उसमें भी औरों से 21 नहीं, मैं अपने आप को 50 गुना आगे मानता हूं। तो कहने का भाव यह है कि मैंने शिक्षा के और सबसे बड़ा जो मैंने विषय चुना, जो कैनल बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर डार्क जोन है मेरे यहाँ, मैं उसको क्षेत्र में 33 गांव में पानी ले आया हूं मैं, वहां पर पाइप दब गया है, और 42 गांव का अलग और 35 गांव का अलग मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, डीआर तैयार है। हर पटौदी विधानसभा के हर क्षेत्र में नहरी आधारित पेयजल व्यवस्था, उसकी योजना मेरा सपना है, उसको लागू करना मेरा सपना है। और इसके साथ क्योंकि पटौदी विधानसभा भारत की राजधानी दिल्ली के नजदीक एक ऐसी विधानसभा है जो गुरुग्राम का हिस्सा है, और आज गुरुग्राम दिल्ली की तरफ भी नहीं बढ़ सकता, और फरकनगर बहादुरगढ़ की तरफ नहीं बढ़ सकता, फरीदाबाद भी नहीं बढ़ सकता, दिल्ली भी आगे नोएडा और सोनीपत से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई एक्सपेंशन हो सकता है तो पटौदी में हो सकता है, और यहीं पर केएमपी है, यहीं पर ऑर्बिटल रेल है, यहीं पर आरआरटी है, मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी यहां से है जी। मेरा यह मानना है कि पटौदी का जो क्षेत्र है वो इंटरनेशनल व्यापार का, रिहायश का एक बड़ा केंद्र डेवलप हो, उसकी योजना में बनाने लग रहा हूं जी। एक्सपेंशन का जिक्र आप कर रहे हैं, रियल एस्टेट की अगर बात करते हैं तो उसके क्या मिजाज हैं? रियल एस्टेट जो देश प्रदेश की अगर बात करें तो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, और अब रियल एस्टेट जो है उसकी यही मांग है कि इंडस्ट्री का दर्जा उसे मिल पाए। क्या सरकार इस और काम कर रही है? और खासतौर पर गुरुग्राम में प्रॉपर्टी का कारोबार किस तरीके का था? नहीं, बिल्कुल, देखिए प्रॉपर्टी का कारोबार आज काफी जो हाई जा चुका है। पीछे हमारे यहाँ कांग्रेस के कार्यकाल में 1810 एकड़ जमीन एक्वायर हुई, उसका मुआवजा नहीं दिया, और माननीय कोर्ट के आदेश से 91,30,000 रुपए तय हुआ। लोगों ने एजिटेशन किया, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके, और वर्तमान रेट के नजदीक हमने उसको ले जाने का काम किया, करीब 2,67,00,000। लेकिन जमीन का रेट इससे भी ज्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत हाई है। नए उद्योगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खरखोदा में, जो उसका ज्वाइनिंग पटौदी से ही है, वहां पर शुरू किया है। एक नया मास्टर प्लान की हम योजना बना रहे हैं कि पटौदी के अंदर एक नया मास्टर प्लान धारूहेड़ा के नजदीक लाया जाए, ताकि वहां पर उद्योग और रिहायश का क्षेत्र अलग डेवलप हो सके, और गुरुग्राम जिले में सस्ते रेटों पर रिहायश और उद्योग के लिए जमीन उपलब्ध हो सके। तो ग्रामीण कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि चुनौती रहेगी, संतुष्ट हो पाएंगे वो? देखिए, आज के जमाने में आप अपने परिवार के भी सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाते, लेकिन अगर गांव में फंड की बात की जाए तो जिस पंचायतों में फंड नहीं है हमसे संपर्क करें, हम व्यवस्था कराएंगे। अदरवाइज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे भी हमने किस्त भेजी है एक अगस्त में भी, और उसको जो ही ये एक्सपेंड ओसी भेजेंगे, अगली 2-3 गुना किस्त हम फिर भेज देंगे। पैसे की कोई कमी सरकार के पास नहीं है, और हर गांव के अंदर काम चल रहा है। और अब जो 30 आज से जिस विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू की है, और आज उसकी शुरुआत हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा की गई है, तो निश्चित तौर पर
इसका फायदा जो सरकारी योजनाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं कि हर गरीब को अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ मिले, उसका बीपीएल का चिरायु का जो फायदा है 3 लाख की आमदनी तक को मिले परिवार को, तो ये सब योजनाओं का फायदा प्रदेश की जनता को मिले, हर गांव गांव और शहर शहर को मिले, उस पर हम प्रतिदिन जाने का काम और कर रहे हैं। ठीक सर। और कहते हैं कि किसी भी प्रदेश और मौके देश के पर लिए ही सभी अधिकारी रहते हैं, वही फॉर्म भरते हैं। कहते हैं कि किसी भी प्रदेश और देश के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार काम करें, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसको लेकर भी मैं कुछ सवाल करूंगा। एक सवाल मेरे जहन में है, और स्वास्थ्य पर हम आते हैं। स्वास्थ्य को लेकर क्या कदम उठाए जाने हैं या फिर वो कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि रेवाड़ी का जिक्र करें, गुरुग्राम का जिक्र करें, वहां पर लोगों को रुख करना पड़ता भी। देखिए, मैं हमारे यहाँ से केंद्र में मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो श्रम मिनिस्टर हैं, उन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 बेड का एक पूर्ण आधुनिक अस्पताल मानेसर में दिया है, जो यहाँ मजदूरों के साथ साथ आम जनता का इलाज करेगा। और पटौदी के अंदर एक हॉस्पिटल था, तैयार हुआ था, लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं थी। आज चाहे एक्सरे की, ईसीजी की, ऑपरेशन की, महिला चिकित्सक, डिलीवरी, तमाम सुविधाएं वहां पर आज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से पटौदी में से कई गुना ज्यादा सुविधाएं हमारे सरकारी हॉस्पिटल पटौदी में है। ओपीडी ज्यादा है, एक से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आज पटौदी के अंदर उपलब्ध हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसा ही हॉस्पिटल हम बोड़ा कला में तैयार कर रहे हैं, और एक योजना हम मानेसर के पचगांव में भी हमारी योजना है। ठीक है, अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, बजट सत्र का जिक्र करना चाहूंगा, जब आपके और मामन खान के दरमियान जो है नोकझोंक होती है। सवाल दरअसल यह है कि मामन खान जिस तरीके से विवादित बयान देते हैं और पवित्र जो है सदन की अगर खासतौर पर बात करते हैं, पवित्र जगह होती है, इस तरीके के बयानों को आखिर किस तरीके से जगह मिल जाती है, और आपका क्या रिएक्शन इस पर सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं डेवलपमेंट की बात हो रही थी, करीब करीब 1000 करोड़ के लगभग मेरे यहाँ हमने खर्च कराए हैं नई नई योजनाओं पर। अगर बजट सत्र होता है कि विधायक अपने क्षेत्र की डिमांड रखे, प्रदेश आगे कैसे बढ़े उसके बारे में सोचे, तो हमने क्षेत्र के अंदर अपने जिला गुरुग्राम के लिए बेहतरीन बजट की व्यवस्था कराई है, और लोकल सेल्फ यानी जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायतें यहाँ से पूरा फंड लें और अपना काम कराए। अगर कहीं दिक्कत है तो हम उसमें बीच में आ भी रहे हैं, गांव गांव जा भी रहे हैं। जहां तक बीच बीच में बजट सत्र में कोई विवाद आ जाता है, जिस तरह आप माननीय जो हमारे फिरोजपुर जिला से विधायक है मामन खान जी, तो उन्होंने हमारे यहाँ कोई ऐसा शब्द कहा मोनू मानेसर को लेकर कि प्याज के छिलके की तरह, उस शब्द को मैंने कहा कि आप मर्यादित भाषा में आप प्रयोग करें, आप विधानसभा में हैं और ये भाषा मवालियों की भाषा है, इससे प्रदेश की जनता देख रही है, गलत संदेश जाएगा और जो अपराधी तत्व है वो आगे बढ़ेगा उनको, और वो परिणाम आपने देखा पीछे 9 में दंग। अगर वो बात उस समय विधानसभा में नहीं उठाते कि प्याज के छिलके की तरह, तो वो बात आगे नहीं बढ़ती और वो इस तरह के जो असामाजिक तत्व है उनको उत्साह नहीं मिलता। मेरा यह मानना है कि जो विधायक जैसे पद पर है उनको अपना आचरण ठीक रखना चाहिए और एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और निश्चित तौर पर हम सनातन धर्म और हिंदू धर्म के हैं, हमारे खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करना एक जाति विशेष के व्यक्ति के प्रति भी, तो ये कहीं न कहीं एक गलत वो था, उसका प्रोटेस्ट मैंने किया था। और जब भी सनातन धर्म के खिलाफ बात आती है तो निश्चित तौर पर हमारा दायित्व है, हम जिस देश में रह रहे हैं, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की संस्कृति है। पहले भी गांव में गांव खेड़ा की और सनातन धर्म की जय बोला जाता था और आज भी बोला जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से नूह में हिंसा हुई उसके जिम्मेदार मामन खान है, हालांकि कांग्रेस इस पर अपना अलग पक्ष रखती है। देखिए, ये सब जुडिस है, अब ये कोर्ट का मामला है, विधानसभा का मैटर क्लोज हो गया है और ये कोर्ट का मामला है, इसमें आपने हमने दखल देके और उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चलिए, ठीक है सर। एक शिकायत थी बिल्डरों द्वारा कि भाई पंचायत जमीन पर जो कब्जा किया जाता है, ये पंचायती जमीन कब तक कब्जा मुक्त हो पाएगी? देखिए, कुछ बिल्डर हैं जो हमारी जानकारी में हैं, उन्होंने पंचायत के रास्तों पर कब्जे किए हुए हैं और ये सब
यहाँ से 2014 से पहले माननीय मनोहर लाल जी की सरकार से पहले के किए हुए हैं और ये मेरे संज्ञान में आया है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए हम निगम के माध्यम से भी, चाहे वो वाटिका बिल्डर हो, चाहे वो कर्मा लेक हो, चाहे बेस्टेक हो, चाहे और दूसरे भी हो, जिनका भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, कब्जा, तो उनको निश्चित तौर पर वैकेट कराया जाएगा। चलिए ठीक सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ खबरफाज के साथ जुड़ने के लिए। तो सत्यप्रकाश जरावता हमारे साथ जुड़े थे, तमाम चर्चा हमारे साथ कर रहे थे। अब उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में कुछ विकास हुआ है और कुछ अभी बाकी है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में जिस तरीके से दावे लगातार किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो अब पूरे होने वाले हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी को जीत दिलाएंगे। मेरे साथ खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।